वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। आज हम करने वाले हैं यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर पॉलिटी के अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, उसका फिफ्थ वीडियो है ये। राइट, फिफ्थ वीडियो। 4 वीडियोस ऑलरेडी हम देख चुके हैं जिसके अंदर कुछ 90 क्वेश्चंस हमने देखा है। यहाँ पे उसके आगे हम देखने वाले हैं। सो 90 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें से कुछ चीज़ें हमें एग्जैक्टली क्लियर क्लियर तरीके से पता चलती हैं कि कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? द फर्स्ट थिंग इज कि अगर मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखूं तो स्पीकर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अभी तक में स्पीकर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद मनी बिल। ठीक है, मनी बिल से। उसके बाद अटॉर्नी जनरल से पूछे गए हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। राइट, उसके बाद प्रेसिडेंट से पूछा गया है, वाइस प्रेसिडेंट से पूछा गया है, डेप्यूटी स्पीकर से पूछा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चन मतलब कई बार रिपीट हो चुके हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं। बाकी सारे क्वेश्चन के भी रिपीटेशन है पर उतने ज़्यादा नहीं है, पर दीज क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। राइट, सो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि कुछ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, दैट मीन्स कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, हम उनको पहले करते हैं सो दैट हमें ये समझ में आए कि आखिर कैसे हमारी तैयारी होनी चाहिए। पीवाईक्यूज कैसे हमें बताते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी चाहिए, आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स, एक पर्टिकुलर टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, यानी बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसी सब को देखते हुए हम आगे आज बढ़ाएंगे और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस: In India, which of the following review the independent regulators in sectors? ये यूपीएससी 2019 में पूछा गया है। आई वुड से कि थोड़ा डिफिकल्ट है ये। ठीक है, आई वुड से कि थोड़ा डिफिकल्ट है। राइट, सो ये क्या है? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा? कौन इसको रिव्यू करता है? एड हॉक कमिटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। देखो, जो भी एक्सटर्नल टॉपिक्स होते हैं ना, रैंडम टॉपिक्स, उसको रिव्यू करने के लिए एड हॉक कमिटीज बनाई जाती है। तो फर्स्ट इज देयर, और फर्स्ट जैसे ही होता है तो आपके पास एक दो ऑप्शन है, यानी 1 2 तो है ही। ठीक है, क्योंकि सॉरी, यहाँ पे 2 है और वहाँ पे 3 4 है। 3 4 में से आपको देखना है कि अगर इन दोनों में से कोई नहीं हुआ, कोई एक भी, तो हमें पता चल जाएगा आंसर क्या है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम हॉल में जिसका आंसर आपको डायरेक्टली नहीं पता होगा। राइट, सो एलिमिनेशन इज a really good way to understand those questions, to answer those questions actually. ठीक है, सो जब आप ये करते हो तो फर्स्ट तो क्लियर है कि फर्स्ट तो होगा। सेकंड पे जब आओ तो पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी जो होती है वो सीरियस टॉपिक्स के लिए होती है। ठीक है, वो ऐसे रैंडम टॉपिक्स के लिए नहीं होती मोस्टली, लेकिन उसमें कभी कभी आते हैं, कुछ रैंडम टॉपिक्स भी लिए जाते हैं। सो हम थर्ड देखते हैं तो फाइनेंस कमीशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। राइट, सो फाइनेंस कमीशन नहीं होगा इसमें से, 1 3 4 नहीं होगा। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ये सब नहीं होंगे, एंड 1 और 2 हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्योंकि सेकंड ऑप्शन बहुत मुश्किल था एग्जाम हॉल में टिक करना। ठीक है, मैंने भी ये पेपर दिया था, इट वाज 2019 का, नहीं, ये मैंने पीवाईक्यू में देखा था। यस, सो ये एग्जाम हॉल में ये सही करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के तो करना बहुत इजी है। सो वहां पे जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि ये सही हो रहा है कि नहीं। सो इन दैट केस ये बहुत ही मुश्किल था ऑप्शन। पर जब आप 3 और 4 देखोगे तो आप क्लियर हो जाओगे कि फाइनेंस कमीशन का ऐसा कोई रोल नहीं है। ठीक है, सो आप 3 को जैसे ही काटोगे और 1 ऑलरेडी है हमारा आंसर, सो ए ही हमारा आंसर होगा। इतना डिफिकल्ट होता है ये, होगा आपको ऐसा अगर क्वेश्चन मिले एग्जाम हॉल में टिक करना, इट विल नॉट बी इजी। ठीक है, तो यूपीएससी है ही ऐसे ही क्वेश्चन बनाती है। राइट, सो इसका आंसर ए है। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज, स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, 2 टाइप की होती है जिसके अंदर फिर और भी बहुत सारे डिवीजन होते हैं। विल नॉट गो इनटू दैट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? देखो, अटॉर्नी जनरल पे फिर से आ गया। अटॉर्नी जनरल पे हमने और भी पहले भी कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए हैं। इसका मतलब है कि अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। दैट मीन्स कि अटॉर्नी जनरल पे बार बार क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं। सो अब देखते हैं इसमें से पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सेज ही शैल हैव द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, विच इज ट्रू।
ठीक है। ही शैल हैव द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में उनको बोलने का अधिकार है, सो दैट इज ट्रू। ठीक है, ये अधिकार है अटॉर्नी जनरल को। ही शैल हैव ए राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। इंडिया के सारे कोर्ट्स में उनको विजिट का राइट है, ही कैन गो देयर। ठीक है, कोई केस अगर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, सो ही कैन रिप्रेजेंट देयर। सो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी है, he must have the same qualification as are required to be a judge of the Supreme Court. अटॉर्नी जनरल जो है, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल जो है वो सरकार का वकील है। ठीक है, तो सरकार का वकील है तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जज होने की क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, तभी तो आप उनका केस लड़ पाएंगे। राइट, सो दैट ऑन दैट बेसिस दिस, ये भी सही है। डी क्या कहता है, होल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो ये जो ऑप्शन है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। क्या कह रहा है, होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का काउंसिल तो है, पर होल टाइम का कहने का मतलब है कि सरकारें बदले फिर भी एजी वही रहेंगे। दैट डज नॉट हैपन। सरकारें बदलती हैं और फिर एजी भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि एजी को रिकमेंड कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, पीएम, पीएम विल रिकमेंड कि हमारे को ये वाला वकील चाहिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिम, ही सर्व्स टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मीन्स कि प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक ये काम करेंगे, प्रेसिडेंट जब चाहे तब इनको हटा दिया जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इनके रिमूवल का कोई प्रोसेस नहीं है। President removes him from the post, right? And president appoints him. So D is wrong, and that is why D is the right answer. So D इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Consider the following statements relating to short notice question asked in the legislature. Short notice question, ठीक है। तो एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन, एक होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, और एक होगा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, these related to matters of urgent public importance and can be asked for oral answer at a notice less than 10 days, which is true। ठीक है, कि 10 डेज के से कम के शॉर्ट नोटिस पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि शॉर्ट नोटिस है, इसका मतलब है कि बहुत ही जल्दी इसको पूछा जाना चाहिए। दैट्स वाई कि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा है। राइट, पहला सही है। दूसरा कहता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कैन बी एडमिसिबल इफ द मिनिस्टर कंसर्न अग्रीज टू आंसर टू इट। ठीक है, ये बात भी सही है कि अगर मिनिस्टर आंसर अग्री करें आंसर करने के लिए जिससे पूछना है, तभी इसको एडमिशबल होगा, यानी कि तभी इसको एडमिट किया जाएगा इस क्वेश्चन को। तो ये भी सही है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर में शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 0 आवर में पूछे जाते हैं। राइट, एंड दैट इज वाई थर्ड इज रॉन्ग और 1 एंड 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 0 आवर होता है क्वेश्चन आवर के बाद, सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है, पहला 1 घंटा क्वेश्चन आवर, उसके बाद 0 आवर 1 घंटा, फिर नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा लोकसभा का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर। अच्छा, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में एक और चीज मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस इसलिए रखा था ताकि कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकूं। तो सबसे पहला होगा स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन। ये होंगे वो सारे क्वेश्चन जिसको ओरल आंसर दिया जाना चाहिए, ओरल आंसर चाहिए, लिखित में आंसर नहीं चाहिए। उसके बाद होगा अनस्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, इसका आंसर ओरल नहीं होता, ये रिटन आंसर होगा, रिटन आंसर होगा। और रिटन आंसर होगा, सो यहां पे क्या है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं होंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यहां पे नहीं होंगे, यहां पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और यहां पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं होंगे। देन कम्स शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। अब ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है वो अर्जेंट होना चाहिए, अर्जेंट इंपॉर्टेंस के लिए, जनरली वेग डिफाइंड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस बारे में है। ठीक है, सिर्फ बहस करने के पर्पस से नहीं होना चाहिए। सो शॉर्ट नोटिस इसलिए है। देन कम्स कि इसको कैसे पता चलेगा, तो इसको एक लाइट पिंक कलर में, ये जो क्वेश्चन होगा वो लाइट पिंक कलर में प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, लाइट पिंक कलर में इसको प्रिंट किया जाएगा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को। राइट, और इससे पता चल जाएगा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन क्योंकि पता चलना भी चाहिए ना, जब एक साथ इतना सारे क्वेश्चन रखे हो तो देख के पता चलना चाहिए कि ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का लिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिविलेज इज एंजॉयड बाय ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। प्रिविलेज की बात हो रही है, तो कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, ताकि वो दो तरीके से दिए जाते हैं। एक होगा कि उनको कलेक्टिव दिया जाएगा, कलेक्टिव, और एक होगा इंडिविजुअल। अभी क्यों दिया जाता है? क्योंकि पार्लियामेंट में काम करने के लिए उनको ईज हो, ठीक है, इजी तरीके से अपना बिजनेस कंडक्ट कर सके। दैट इज द रीजन दे आर गिवन प्रिविलेजेस। ठीक है, अब उसमें क्या क्या ऑप्शन देखते हैं। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेस, देखो क्रिमिनल केसेस में किसी को अरेस्ट से फ्रीडम नहीं है। ठीक है, सो पहला गलत हो जाएगा, तो जैसे ही पहला गलत होगा, करेक्ट पूछा है, तो ये गलत हो गया। अब हमारे पास 2 3 4, यानी 3 4 सही है, 2 3 देखना है। 2 देखना है सिर्फ। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट अंडर ए लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट अंडर ए लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द वॉल्स ऑफ हाउस, ये तो है ही ऑब्वियसली, फ्रीडम डू नॉट गिव एविडेंस, ये भी है। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट अंडर ए लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये भी नहीं है आपके पास, ओनली 3 4 आपके पास है। ठीक है, सो क्रिमिनल केसेस में, प्रिवेंटिव डिटेंशन, दोनों में आपके पास प्रिविलेज नहीं है। राइट, इन दैट केस आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, सिविल मैटर्स में ओनली यू हैव द प्रिविलेज। ठीक है, उसके लिए भी, और प्लस एक और है कि अगर आपको अरेस्ट होना भी है, ठीक है, सो 40 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द लोकसभा सेशन एंड आफ्टर 40 days, मतलब प्रोरोगेशन के बाद 40 days तक आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अरेस्ट अगर किया भी जाएगा तो इट हैज टू बी विद द परमिशन ऑफ द लोकसभा स्पीकर, और अगर राज्यसभा के मेंबर है तो राज्यसभा के चेयरमैन से परमिशन लेनी होगी पुलिस को। ठीक है, दिस इज इट। नेक्स्ट है, ओह काफी जगह खाली है यहाँ पे। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पूछा जा रहा है विच वन इज करेक्ट। अब देखो यूपीपीसीएस में डेट्स वगैरह खूब पूछते हैं, उनका डेट से कुछ तो है, प्रेम उनका अलग है। ठीक है, सो क्या है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977, कि 1977 में एग्जिस्टेंस में आता है ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ। इट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इसका हेड जो है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि द हेड इज नॉट कैबिनेट सेक्रेटरी, इसके दो हेड है एक्चुअली। जो पॉलिटिकल हेड है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ हिमसेल्फ, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नॉट कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, सो ये भी गलत है, ये सही है, यानी कि ए इसका आंसर है, ओनली सॉरी, ए नहीं, सी होगा, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, सी इसका आंसर है। और कुछ डिटेल देख लेते हैं। पीएमओ वाज अर्लियर कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट, पीएमएस। ठीक है, पहले पीएमओ को पीएमएस कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल के पीएमओ हो जाएगा 1977 में। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। पीएम इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ पीएमओ एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज द एडमिन हेड ऑफ पीएमओ। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पेपर वर्क है वो देखना है, उसका हेड जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, एंड ही इज इक्विवेलेंट टू सेंट्रल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सॉरी नॉट सेंट्रल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी कह सकते हैं। सो कैबिनेट सेक्रेटरी के वो इक्विवेलेंट है, राइट, एंड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसके इक्विवेलेंट है। प्रिंसिपल पीएमओ एंजॉयज द स्टेटस ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट अंडर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ठीक है, पीएमओ एंजॉयज द स्टेटस ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट अंडर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, यानी उसको एक डिपार्टमेंट का स्टेटस है। ठीक है, so it's not a statutory body. Then which one of the following statements regarding the Rajya Sabha is not correct? राज्य सभा के बारे में कौन सही नहीं है? A, its members are elected by the elected members of the legislative assembly of the state, ये तो सही है। The election follows the system of proportional representation, ये भी सही है। 1/3 of its members retire after every 2 years, ये भी सही। It is a permanent body but can be dissolved, नहीं, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। सो यही गलत है, इसका मतलब यही सही है। पूछा है कौन गलत है ना, नॉट करेक्ट पूछा है। एनडीए वगैरह में ज़्यादा मुझे लगता है नॉट करेक्ट ही पूछते हैं ये पॉलिटी में, ये इजी था। 97 है, ये कह रहा है with reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committees scrutinizes and reports to the House whether the power to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being
Oh my God, properly exercised by the executive within the scope of such delegation. Subordinate legislation. यहाँ पे हाँ, तो बात क्या है कि सपोज कोई एक्ट बन जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर बाई लॉज बनाए जाएंगे, यानी फर्दर लॉज बनाए जाएंगे, क्योंकि बिकॉज व्हेन एक्ट इज पास्ड, द एक्ट इन इटसेल्फ इज नॉट ए लॉ, उसके ऊपर कानून बनाया जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से इंफॉर्मेशन आएंगी, फिर वो उसके ऊपर लॉ बनाया जाएगा। सो वो जो लॉ बन रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं, सही है कि नहीं, उसको स्क्रूटिनाइज कौन करेगा? सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। यहाँ पे ये लोग बैठ के ये सब काम देखेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। राइट, ये काम करेंगे। अब कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। गवर्नमेंट अश्योरेंस, अब इसमें क्या है कि जो भी बिल या फिर कोई डेटा अगर कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट के हाउस में, फ्लोर पे, मतलब लोकसभा के फ्लोर पे प्रेजेंट करते हैं, सो वो कितना रिलायबल है, कितना सही है, कितना गलत है, हु विल लुक इनटू दैट? कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। ठीक है, इसमें 15 मेंबर होते हैं लोकसभा में और 10 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। दोनों में अलग अलग कमिटीज है, लोकसभा की अलग है, राज्यसभा की अलग है। 15 मेंबर्स इन द लोकसभा, फिर 10 मेंबर्स इन द राज्यसभा। ठीक है, सो ये देखती है कमिटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस, अश्योरेंस नॉट इंश्योरेंस। राइट, नेक्स्ट है कमिटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो हमने अभी बताया, 15 मेंबर्स बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में है। ठीक है, रूल्स कमिटी, अब इसका काम क्या है? सजेस्ट अमेंडमेंट टू द रूल्स ऑफ हाउस, हाउस रूल्स, यानी कि जो लोकसभा के को रन करने के लिए जो रूल्स हैं, ठीक है, लोकसभा को रन करने के लिए जो रूल्स बनते हैं, उस रूल्स को सजेस्ट करना कि उसमें क्या अमेंडमेंट की जा सकती है, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। राइट, ये सारा काम कौन करेगा? रूल्स कमेटी। ठीक है, इसमें भी अगेन लोकसभा में 15 मेंबर्स है, राज्यसभा में इसमें 16 मेंबर्स है। इसके लोकसभा वाले मेंबर में, सॉरी, कमेटी में इसका हेड जो है वो स्पीकर है, चेयरमैन, और राज्यसभा वाले में हेड, जो राज्यसभा का चेयरमैन है, ही इज द हेड। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र पार्टी है। ठीक है, सो द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। और ये टॉपिक हमने एक ये क्वेश्चन हमने इसके पहले भी किया है। ठीक है, लास्ट कई सारे वीडियोस पहले, मतलब 7-8 सेशन पहले भी हमने एक बार किया है ये। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, स्वतंत्र पार्टी नहीं, इट वाज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो पहला गलत हो जाता है। पर देखो कि क्वेश्चन कितना अच्छे से बनाया गया है, यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। अब किसी को पता नहीं है कि ये कितना सही है, नहीं है, क्योंकि 1969 में हुआ है कि नहीं हुआ, इतना तो हम पढ़ते नहीं। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में, और ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं चुन पा रहे थे हम। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या ही बहुत कम थी। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इन द लोकसभा इफ ए पार्टी डज नॉट हैव ए मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब ये चीज हम बहुत बार पढ़ते हैं। ठीक है, कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए यू नीड टू हैव मिनिमम 10% सीट्स, 10% सीट्स। ठीक है, 10%, और 10% का मतलब होगा कि 550 है हमारे पास, सो 10% यानी कि 55, 56 सीट्स अगर आपके पास हैं, सो यू कैन हैव अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और इसलिए ये जैसे थर्ड गलत होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, सो ओनली 2 इज द राइट आंसर। सो 2 सही है, फर्स्ट गलत है, थर्ड भी गलत है। ठीक है, सो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है पर उसका ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है कि आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए ऑप्शन भी उसका जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, समटाइम्स इट बिकम्स रियली हेल्पफुल। ठीक है, और बहुत बार तो अगर आपको ये समझ में आए कि किसी एक को एलिमिनेट करने से, जैसे 3 को एलिमिनेट करें तो आंसर मिल जा रहा है मुझे, 2 को एलिमिनेट करेंगे तो सिर्फ ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, तब भी मिल जाएगा तो नहीं कर सकते। 1 को एलिमिनेट करेंगे तो तब नहीं मिलेगा। सो 2 और 3 में से नहीं, वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यू मस्ट नो कि एक कौन सा गलत है। ठीक है, सो थर्ड वन इज गलत, और इसके बेसिस पे हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा हैज स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। ये एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज नॉट ए constitutional post, it is a statutory post. The salary of leaders of opposition in parliament act 1977 ही बताता है आपको कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा, उसके
कितने नंबर्स होने चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन हेयर ओनली। ठीक है, सो ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है सबसे बड़ी बात, और इस लॉ में ये इस एक्ट से आते हैं, ये चीज़ जानना जरूरी है, राइट। अगला देखते हैं। ओ ओके, और भी है। फर्स्ट लोकसभा 17 अप्रैल 1952। अब ये तो स्टेट वाले में पूछेगा, अगर बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लोकसभा कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, कब फॉर्म हुआ, 17 अप्रैल 1952 फर्स्ट लोकसभा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952। सो ऑब्वियसली इसके बाद ही होगा लोकसभा, राइट, 21 फरवरी 1952। आईएनसी को मिलते हैं 364 सीट्स। ये हमने कौन से क्वेश्चन का यहाँ पे डेटा डाल दिया है? अच्छा अच्छा, हाँ, लार्जेस्ट पार्टी है ना, तो उसी के लिए है डेटा यहाँ पे। सो आईएनसी के लिए, आईएनसी को मिलते हैं 364 सीट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडिपेंडेंट को मिलते हैं 37 सीट्स, इंडिपेंडेंट कोई पार्टी नहीं है, मतलब 37 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को 16 मिलते हैं, सोशलिस्ट पार्टी को 12 मिलते हैं, किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9 सीट मिलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कांग्रेस को सपोर्ट है, 364 सीट्स मिले हैं कांग्रेस को। सो ऑब्वियसली, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी वगैरह नहीं है। नेक्स्ट सॉरी, रिगार्डिंग मनी बिल। अब मनी बिल से तो ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया कि मनी बिल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिगार्डिंग मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, पूछ रहा है कौन सही नहीं है। अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल if it contains only provisions relating to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. Sounds correct, but let's see. A money bill has provisions for the custody of the consolidated fund of India, ये तो सही है, और the contingency बिल्कुल सही है। A money bill is concerned with the appropriation of monies out of the contingency fund of India. A money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving. A money bill is concerned with the appropriation of monies out of the contingency fund of India. Contingency fund of India से हमें मनी बिल चाहिए ही नहीं, बिकॉज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो अंडर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी कंट्रोल्स इज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उसके लिए हमें मनी बिल चाहिए ही नहीं, एंड दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट, क्योंकि सी पूछा है, मतलब पूछा है गलत कौन है। ठीक, ठीक है। सो कॉन्टीजेंसी फंड आर्टिकल 267, आर्टिकल 267, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266, एंड पब्लिक अकाउंट आर्टिकल 266। ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, याद रखना है, ये आर्टिकल याद रखना है, बिकॉज स्टेट वाले में पूछ सकते हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। With reference to the election of the President of India, consider the following statements. The value of the vote of each, अब ये भी बहुत सुंदर सवाल है, 2018 में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली नहीं पूछे जाते, कभी कभी एकदम से आएंगे ऐसे क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, और ये डिफिकल्ट स्टेटमेंट था फिगर आउट करना कि सही है कि नहीं, क्योंकि पूछ रहा है कि हर एमएलए का वैल्यू जो है स्टेट टू स्टेट चेंज होगा। अब ये पता करने के लिए स्टेटमेंट सही है कि नहीं, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एमएलए का जो वोट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज आप इसमें गलत कर जाएंगे। ठीक है, सो दूसरा है द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन राज्यसभा। ये तो वैसे ही गलत लग रहा है, क्योंकि एमपीज है तो सारे एमपीज का वोट एक जैसा होगा। एंड वैल्यूज ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, पर सारे एमएलए का वोट एक जैसा नहीं है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट भी आपको ऐसा लग सकता है कि अगर आपने इसको सही माना तो आप इसको भी सही मान सकते हैं, फिर आप दोनों आंसर सी करेंगे क्योंकि आपको लगेगा, या फिर आप दोनों ही डी करेंगे, यानी कि दोनों ही गलत करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक जैसा है कि दो सारे एमएलए का वोट एक जैसा नहीं होता। तो एमपीज ऑफ राज्यसभा एंड एमपीज ऑफ लोकसभा का भी वोट का जो वैल्यू है वो अलग अलग है। ठीक है, तो सेम लॉजिक पे दोनों बना हुआ है, तो या तो आप दोनों को सही करोगे या दोनों गलत करोगे, बट द पॉइंट इज कि एक सही है एक गलत है, कि एक वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। लेट्स सी कैसे कैसे करते हैं, पहले निकालते कैसे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी पूछे जाने के चांसेस है इसके। ठीक है, सबसे पहले इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 55, ये तो हमें पता होना चाहिए, आर्टिकल 55। सेकंड है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, एमएलए के वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, जिस स्टेट का निकालना है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग है वैल्यू उसकी, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड,
जितने एमएलए वहां पे इलेक्टेड होते हैं, इंटू 1/1000, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है इसलिए 1000 से डिवाइड करके छोटा नंबर ले लेते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए, राइट। अदरवाइज और कोई इसमें लॉजिक नहीं है। सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यहाँ पे ऑफ द स्टेट नहीं लिखा है मैंने, ऑफ द स्टेट बाई नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड, जितने एमएलए इलेक्टेड होते हैं वहां से, इंटू 1/1000। ठीक है, ये है। अब क्योंकि हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग अलग है, तो हर स्टेट के एमएलए का वैल्यू जो है वोट का, वो अलग अलग हो जाएगा फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए आल्सो वोट, सो ये मैटर करता है, राइट। एंड वेल, और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि जिस समय ये क्वेश्चन बना है 2018 में, उस समय योगी आदित्यनाथ बिकेम द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उस समय टाइम था कि ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर, बट ही स्टिल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो उस बीच में उनको वहां से पार्लियामेंट के मेंबरशिप से छोड़ के और स्टेट असेंबली का मेंबरशिप लेना होगा, राइट। यानी वहां से एक इलेक्शन, बाई इलेक्शन होगा तभी तो, क्योंकि ही इज नॉट स्टिल नॉट द मेंबर, राइट, ऑफ स्टेट असेंबली। सो उस केस में अ, हाँ, सो उस केस में आई थिंक आई एम, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, आई एम कलेक्टिंग द करेक्ट डेटा। सो उस केस में क्या है कि एमएलए एमपीज के जो वोट का वैल्यू है वो ज्यादा होता है एमएलए के वोट से। दैट्स व्हाई ही वाज नॉट रिजाइनिंग, और उसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हो रहा था, जितना मुझे ध्यान आ रहा है अभी। और इसी वजह से आई गेस ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, एमपी के वोट का वैल्यू क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी जितने भी एमएलए हैं ऑल स्टेट, सबका वैल्यू निकाल लो टोटल, बाई टोटल नंबर ऑफ एमपीज इलेक्टेड। ठीक है, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों, ये जो वैल्यू होगा ये होगा आपका वैल्यू ऑफ एन एमपी। ठीक है, कि एमपी के वोट का वैल्यू क्या है वो इससे निकलेगा, तो ऑब्वियसली दोनों अलग है। तो यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सारे एमपीज एक साथ कलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे, सो दोनों एक जैसा होगा। पर यहाँ पे सिंस ये स्टेट का पॉपुलेशन काउंट होता है इसमें, तो इसलिए स्टेट के पॉपुलेशन के बेसिस पे एमपीज का, एमएलएज का जो वोट वैल्यू है वो अलग अलग होगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड, आई हैव अ सिप ऑफ वाटर। चलिए लेट्स स्टार्ट, राइट। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। सॉरी, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट, हाँ ये पहला सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, सो ओनली ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ओनली वन आंसर होगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ये अच्छा है, असर्शन रीजन। कहता है, स्टेटमेंट यहाँ है, स्टेटमेंट वन, in India, a majority of the members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislative legislatures, which is true. majority का मतलब कि जितने भी सीट है उसमें से 12 को छोड़ दो तो वो सारे तो इलेक्टेड ही हैं, ठीक है, एमएलए से, तो ये सही है। सेकंड क्या कहता है, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज नीड टू हैव देयर डोमिसाइल इन द कंसर्न स्टेट। नहीं, ये जरूरी नहीं है, आप राज्यसभा में किसी भी अलग स्टेट से आप आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इन राज्यसभा यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग पीपल, you are not representing people, you are representing the state itself। जिस स्टेट से आप आ रहे हैं ना, उस स्टेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो इसलिए आपको सिर्फ स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें आपको पीपल से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, सो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से होने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट, तो इसलिए आसानी से आप किसी और दूसरे स्टेट से भी आ सकते हैं, राइट, ये बात है। वैसे लेकिन लोकसभा में देखो, तो आप लोकसभा में तो फिर वहां पे भी किसी और कंस्टिट्यूएंसी से आप आ सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो लॉजिक है वो ये है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड प्रोमोट इट, लोग दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से भी जाके इलेक्शन लड़ते हैं ताकि वहां के लोगों का भी सपोर्ट मिल सके, इससे क्या भाईचारा बढ़ता है। पर यहाँ अलग रीजन है, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, which one of the following statements relating to the power of the president of India is to pardon is not correct? Pardoning power,
कौन पूछ रहा है इसमें सही नहीं है? द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन वेयर पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय ए कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल से पार्डन का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं होता। दिस इज द डिस्टिंक्शन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पहला सही है। दूसरा, द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज द सेंटेंस ऑफ डेथ। डेथ सेंटेंस से भी अगर आपको पार्डन चाहिए, वहां से भी अगर आपको माफी चाहिए, तो अगेन इट हैज टू बी द प्रेसिडेंट नॉट द गवर्नर। सो ये भी सही है। The court's power of judicial review is very limited in relation to the decision of the president on mercy petition. Mercy petition में जो courts हैं, ठीक है, कि मान लो कि किसी को फांसी की सजा हुई है एंड प्रेसिडेंट ने उसको माफ कर दिया, तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उस केस पे, उस मैटर पे। लेकिन जुडिशियल रिव्यू सिर्फ ये देखता है, वो प्रेसिडेंट के डिसीजन को ऑल्टर करने की कोशिश नहीं करते जजेस, बिकॉज प्रेसिडेंट सबसे ऊंचा पोस्ट है, तो उनके जुडिशियल मैटर को जज नहीं किया जाएगा। पर वो देखते हैं कि क्या सब कुछ सही प्रोसीजर फॉलो किया है, लॉजिकली सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, तो वो सब चेक कर, वो सब में जुडिशियल रिव्यू वहां पे है, तो इसलिए वेरी लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है यहाँ पे। सो ये भी सही है। अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट, देखो कैसा लिखा है। द पावर टू ग्रांट पार्डन बाय द प्रेसिडेंट इज द पावर दैट द सॉवरेन नेवर एक्सरसाइजेस अगेंस्ट इट्स ओन जुडिशियल मैंडेट। ठीक है, अब इस सेंटेंस को समझना ही अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द पावर टू ग्रांट पार्डन बाय द प्रेसिडेंट इज द पावर दैट द सॉवरेन, ये सॉवरेन प्रेसिडेंट को कहा जा रहा है, ठीक है, दैट द सॉवरेन नेवर एक्सरसाइजेस अगेंस्ट इट्स जुडिशियल ओन जुडिशियल मैंडेट। ओन जुडिशियल मैंडेट का मतलब है कि जुडिशरी जो जजमेंट देती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट प्रेसिडेंट कभी जुडिशियल जो मर्सी होती है वो उसके अगेंस्ट नहीं जाता। ऐसा नहीं है। जो मर्सी पिटीशन है, जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट का, वो यही है कि अगर जुडिशरी से कोई गलती हो जाए, इन केस, ठीक है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई दे दिया आपको जजमेंट कि ये होना है, वो होना है, किसी को फांसी चढ़ानी है, तो कोई तो ऐसा होना चाहिए कि उसको भी सुन सके कि वहां पे भी कुछ गलती हो सकती है, एंड इन दैट केस इट कम्स द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये उल्टा है कि सॉवरेन seldom exercises against its judicial own judicial mandate। ठीक है, सो ये वाला गलत हो जाएगा, और दैट्स वाई इट इज द आंसर, क्योंकि यही तो पूछा है कि आंसर कौन है, गलत कौन है, गलत ही तो पूछा है ना, नॉट करेक्ट। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। 102। ठीक है, अगला, सॉरी, पार्डनिंग पावर है आपका आर्टिकल 72 में, वो मैंने यहाँ पे जस्ट ऐड कर दिया है, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर। नेक्स्ट, which one of the following amendments to the constitution of India has prescribed, ये तो 91st amendment है, 15% की बात जैसे ही आती है, 91st amendment 2003। ठीक है, which of the following statements regarding the election of the president and the vice president India is correct? The president of India is elected by an electoral college consisting of members of both the houses of parliament and the elected members of the state legislative assemblies and councils। काउंसिल नहीं होते प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, क्योंकि काउंसिल हर जगह नहीं है, हर स्टेट में, सो इसलिए काउंसिल्स को ऐड नहीं किया जाता, एंड दैट इज द रीजन ये गलत हो जाएगा। तो पहला जैसे ही गलत होता है, अच्छा दो ही स्टेटमेंट है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है, पहला गलत है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोथ मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, वोट्स। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वही चेयरमैन है राज्यसभा के, सो इज वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ राज्यसभा, इज द क्वेश्चन। तो अगर आप देख रहे हो, सो प्लीज कमेंट दिस आंसर, क्वेश्चन आंसर टू दिस क्वेश्चन, और मुझे बताइए कि क्या सच में वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। Which one of the following articles of the Constitution of India is related to the address of the president? Address के लिए आर्टिकल 87 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बाकी भी नोट कर दिया है। 84 क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, 84 क्वालिफिकेशन। 85 प्रेसिडेंट्स पावर टू प्रोरोग द सेशन और होल्ड द सेशन, ठीक है, प्रोरोग और समन द सेशन, नॉट होल्ड, क्या करेक्ट वर्ड यूज करना चाहिए, समन और प्रोरोग द सेशन। समन का मतलब कि कोई सेशन आएगा, स्टार्ट होगा, प्रोरोग मतलब कि वो रुक जाएगा।
आर्टिकल 87, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि साल का पहला सेशन जो होगा वो प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे, और इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होगा वो भी प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 97, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, आर्टिकल 97। ठीक है। स्टेट वाले के लिए अच्छा है, ये सब आर्टिकल्स काफी पूछते हैं वो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट अबॉलिश्ड। ये तो सिंपल सा सवाल है, बहुत मुश्किल तो है भी नहीं। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट अबॉलिश्ड, अबॉलिश किया जा सकता है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट अबॉलिश्ड, यानी कि डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है। ओके, तो हाउस ऑफ पीपल एबॉलिश किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। हाउस ऑफ पीपल को एबॉलिश नहीं कर सकते, डिसॉल्व कर सकते। एबॉलिश का मतलब खत्म, एग्जिस्टेंस ही खत्म। ठीक है, एबॉलिश का मतलब ये हुआ। डिसॉल्व का मतलब कि अभी वो सेशन खत्म, मतलब वो जो पार्लियामेंट था वो खत्म हो चुका है, लोकसभा खत्म हो चुका है, नया जनरल इलेक्शन होगा और फिर से नया लोकसभा बनेगा। ठीक है। सो अभी 18th लोकसभा है। अभी अगर मान लो इसको अभी अगर डिसॉल्व कर दिया जाए तो 19th लोकसभा के लिए इलेक्शन होगा। फिर 19th लोकसभा, नया प्राइम मिनिस्टर, नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नया नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन तो सेम ही राहुल गांधी ही रहने वाले हैं। सो which of the following can be dissolved, cannot be dissolved, sorry, but abolished? तो हाउस ऑफ स्पीकर कैन बी डिसॉल्व बट कैनॉट बी अबॉलिश्ड, खत्म नहीं कर सकता ना उसके एग्जिस्टेंस को, तो ये नहीं होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली अगेन कैन बी डिसॉल्व बट कैनॉट बी अबॉलिश्ड। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैन नॉट बी डिसॉल्व बट अबॉलिश्ड, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट को खत्म ही किया जा सकता है। ठीक है, हर स्टेट में ये बनाया गया है तो खत्म भी किया जा सकता है काउंसिल ऑफ स्टेट को। लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी सॉरी सॉरी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स नहीं, काउंसिल ऑफ स्टेट तो राज्यसभा है ना। ये तो ना ही खत्म किया जा सकता, ना ही अबॉलिश किया जा सकता। काउंसिल ऑफ स्टेट को अबॉलिश नहीं किया जा सकता, सॉरी, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, अबॉलिश किया जा सकता है। सो यही तो आंसर है हमारा, ये सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, डी, बढ़िया सवाल था ये। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज? 20, 20 हो सकता है मैक्सिमम, अभी 19 है, 20 मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, 550 हमारा स्ट्रेंथ है लोकसभा का मैक्सिमम, जिसमें से 530 स्टेट से आएंगे और 20 यूटी से आएगा। ठीक है, तो 20 इसका आंसर होगा। 552 मैक्सिमम हमारा स्ट्रेंथ है, अभी दो, ये 552 मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज जो दो नॉमिनेट होते थे उसका सीट ही खत्म हो गया, तो इट हैज कम डाउन टू 550। और ये जो नॉमिनेशन था जो दो एंग्लो इंडियंस का, वो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से खत्म कर दिया गया है। ठीक है, 104th। तो अब बची हमारे पास 550 में से 530 स्टेट से आएंगे और 20 आएंगे यूटी से, जिसमें से 19 हमारे पास ऑलरेडी हैं, 7 दिल्ली से हैं। ठीक है, 5 जेएनके से हैं, 2 दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, क्योंकि दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, तो वहां से है। फर्स्ट एक पुडुचेरी से है, एक चंडीगढ़ से है। देखो 5 7 2, बाकी सबसे एक एक, बस ये याद रखना है आपको, 5 7 2 याद रखना है। जेएनके, सॉरी, दिल्ली से 7, 5 जेएनके से, 2 दादर नागर एंड दमन एंड दीव। उसके बाद बाकी सबसे एक एक, लद्दाख का भी एक है, लक्षद्वीप का भी एक है, अंडमान निकोबार एक है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, सबका एक एक है। ठीक है, यूएसए में काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सबका प्रेजेंटेशन दो दो है, यहाँ पे एक एक, मतलब अलग अलग है, एक एक भी नहीं, अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंपल मेजोरिटी। लैंग्वेज का मैटर सिंपल मेजोरिटी से सुलझ जाएगा, इसलिए ज्यादा झंझट की बात ही नहीं है। ये थोड़ा फेड हो गया है, फजी फजी दिख रहा है। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये ऐसे सवाल है ना, मतलब आपको अभी तक समझ में आ जाएगा अगर आप इसको कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सिमिलर क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं, इसमें तो कोई एक्सक्लूसिव पावर है ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। टू इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस, टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ ए ऑल इंडिया सर्विस, यस। अब ऑल इंडिया सर्विस क्या है कि सेंटर रिक्रूट करता है, सेंट्रल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिक्रूट करती है, और सेंटर के बिहाफ पे वो स्टेट्स में काम करते हैं, जो आईएएस हो गया, ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, सो
C is the right answer. Then comes the main advantage of the parliamentary form of government is that यूपीएससी ये बहुत बार पूछती है parliamentary form of government, लगता है इसी इसी क्वेश्चन को तो कई बार पूछा गया होगा, ठीक है. The executive and legislature work independently. It provides continuity of policy and is more efficient. ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड मोर एफिशिएंट लग रहा है सही, क्योंकि ये सब सुनने को मिलता है. ठीक है, तो ये हमें लगता है कि हाँ भैया सही तो हो सकता है. द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन. द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ठीक है, दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. For election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by anyone. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, 2017 में पूछा गया है. ठीक है, anyone residing in India sounds correct, पर हमारे पास चार ऑप्शन है तो देख लेते हैं. A resident of the constituency from which, नहीं ये जरूरी नहीं है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है, आप अलग से भी, क्योंकि किसके लिए पूछ रहा है, लोकसभा के लिए पूछ रहा है. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, अगेन यहाँ पे एज वाला मैटर आ जाएगा ना, क्योंकि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब कोई 17 साल का बच्चा 20 साल का बच्चा नहीं ना कर सकता. लोकसभा के लिए मिनिमम एज इज 25. ठीक है, तो 20-22 साल का बच्चा थोड़े उसमें नॉमिनेशन फाइल कर सकता है. सो इट्स कैन नॉट बी ट्रू. एनी वन रिसाइडिंग इन इंडिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना जरूरी नहीं है. आपका नाम होना चाहिए आप जहां से हैं, पर आप लोकसभा के लिए नॉमिनेट आप कहीं से भी कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंसी सॉरी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं कहीं से भी. सो सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा सवाल था पिछला. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू. क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं? एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये सारे ही तो है. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या कि सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि आपके मिनिस्टर से, भैया रोड मिनिस्टर बताइए कि रोड पे कितने बीच रोड पे कितने खंबे लगे हैं. रोड एंड ट्रांसपोर्ट से बताइए कि कहाँ कहाँ पे सड़कें बनी है, कहाँ पे सड़कों पे गड्ढे हैं. ये सब सवाल पूछे जाने चाहिए. ठीक है, सो ऑल थ्री, डी इज द राइट आंसर. ये भी अगेन इजी क्वेश्चन है, इजी है, ये 2017 में पूछा गया है. क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहना इजी है, पर एग्जाम हॉल में बैठ के करना इज रियली डिफिकल्ट. ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, इसका मतलब है फर्स्ट पास द पोस्ट, नॉट पोल. फर्स्ट पास द पोल सिस्टम का मतलब है कि जिसको भी बाकी सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो विनर हो जाएगा. ठीक है, मान लो कि 5 कैंडिडेट है. ठीक है, 5 कैंडिडेट है, एक को मिल रहा है 10 वोट, एक को मिल रहा है 12, एक को 13, एक को 14 और एक को 15. तो 15 वोट पे ही, और मान लो कि टोटल 100 वोटर का लिस्ट है. ठीक है, बाकी लोग वोट ही नहीं करने आए. 15 ये हो गया, 27 12 39 49 और 70 आस पास करीब वोट हुए हैं हमारे पास. ठीक है, वोटिंग 70% ऐसा मान लेते हैं. 30% लोगों ने वोट नहीं किया, लेकिन अगर जिसको 15 वोट मिल गए हैं, नो ही इज द विनर, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं. राइट, सो इस तरीके से होता है. तो फर्स्ट गलत हो गया. सेकंड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकसभा द स्पीकर्स पार्टी पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी. नहीं, इसका इलेक्शन होता है भैया, तो ये गलत हो गया. सो इसलिए कोई भी सही नहीं है. सो डी इज द राइट आंसर. क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है? करेक्ट पूछा है तो दोनों ही गलत हो गया. ठीक है, स्पीकर का इलेक्शन होगा, लोग वोट करेंगे. मेजोरिटी पार्टी, अब वो किससे बनते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि जो पार्टी जीत के आएगी, जिनकी सीट ज्यादा होगी, ऑब्वियसली उन्हीं का मेंबर बनेगा. ठीक है, पर दैट इज नॉट द रूल. दैट इज नॉट द रूल. ठीक है, और यहाँ पे लिखा है प्रोविजन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है. आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 2017 में, an arrangement for minimizing the criticism against, a mechanism for speeding up activities, a mechanism for parliamentary democracy ensuring collective responsibility. yes. कैबिनेट का मतलब क्या है? एक साथ जीतेंगे, एक साथ हारेंगे, एक साथ डूबेंगे, जन्म में साथ साथ जीने मरने की कस्में खाने वाली सरकार को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक साथ ही सारे, मतलब एक साथ ही अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो सारे के सारे एक साथ रिजाइन करेंगे. ठीक है, सरकार गिर जाएगी. उसी तरीके से
अगर सरकार बननी है, सरकार चलनी है, तो सब एक साथ मिलकर चलेंगे। सो दैट इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक साथ चलना है। ठीक है, सो दैट इज इट। सो मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक साथ ही चलेंगे, एक साथ हारेंगे, एक साथ जीतेंगे, जो भी है। अ डिवाइस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द पीपल। सी, सी इज द राइट आंसर। ये क्या सवाल था, कॉन्सेप्चुअल था। नेक्स्ट है, with reference to the Parliament of India, consider the following statement. A private member's bill is a bill देखो प्राइवेट मेंबर बिल पे ना बहुत सारे लोग वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है प्राइवेट मेंबर मतलब, इसका स्टेटमेंट देखते हैं पहले। अ बिल इज प्रेजेंटेड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक बार ऐसे ही किसी दोस्त से बात हो रही थी, तो ही वाज सेइंग कि वो इंसान जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, ही स्टिल कैन प्रपोज अ बिल, सो दैट्स अ प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, बट प्राइवेट मेंबर बिल ये होता है, इसका डेफिनेशन ये है कि मान लो कि एक तो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और एक मिनिस्टर हो गया, उसके बाद जो सरकार के पास सरकार के मेंबर्स हैं, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, ऐसा नहीं, रूलिंग पार्टी जो मेजोरिटी पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी, ठीक है, मेजोरिटी पार्टी उसके लोग हैं, या फिर सरकार बना रही है उसके लोग हैं। सो यहाँ पे जो भी लोग मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, मिनिस्टर और मेंबर में फर्क होता है। मिनिस्टर जिसके पास मिनिस्ट्री है, मेंबर जो सिर्फ इलेक्शन जीत के आया है। बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं जिनके पास मिनिस्ट्री नहीं होती, एक तो अपोजिशन वाले होते हैं उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं होगी, प्लस जो सरकार में भी होते हैं, जो विनिंग पार्टी से भी, उनके पास भी सबके पास मिनिस्ट्री नहीं होती। सो एवरी एमपी इज नॉट ए मिनिस्टर। तो मिनिस्टर को छोड़ के जो भी बिल इंट्रोड्यूस करेगा, उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाएगा। ठीक है, मिनिस्टर को छोड़ के जो भी इंट्रोड्यूस करेगा वो प्राइवेट मेंबर बिल होगा। सो यस, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। ये भी गलत है, आंसर है डी। लेट्स सी सम डिटेल्स। फर्स्ट प्राइवेट मेंबर बिल वाज वक्फ बिल 1952। ठीक है, जो 1954 में वक्फ एक्ट बन जाता है। टोटल 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं अभी तक, 14। और जो लेटेस्ट था वो 1970 में था। ठीक है, जो लास्ट बिल था वो 1970 में था। सो अभी तक 14 पास हो चुके हैं, लास्ट 1970 था और 1952 में फर्स्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। ठीक है, which one of the following constitutional authorities inquires and decides in case of doubts and disputes arising out of the election of the president? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बीच में, मतलब उसमें अगर कोई डाउट होगा, कोई डिस्प्यूट होगा, सो इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन करवाने का काम इलेक्शन कमीशन का है। ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन अगर उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो द मैटर विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट डिसीजन विल बी फाइनल। उसके बाद कोई फर्दर डिबेट नहीं होगा। नेक्स्ट है, which one of the following statements about the Union Council of Ministers is not correct? ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो बात सही है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइजेस द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। The Council of Ministers advises the President in the, obviously ये भी बात सही है। The President can ask the Council of Ministers to reconsider any advice, ये भी बात सही है। The advice given by the Council of Ministers is subject to, नहीं नहीं नहीं, जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आता। कोई भी एडवाइस दिया गया हो, कैसी बात कही गई हो, वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा ही नहीं। जुडिशियल मतलब जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आएगा वो। ठीक है, सो डी क्या पूछा इसमें, नॉट करेक्ट पूछा है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अभी प्रिविलेज के बारे में मैंने इनिशियली बताया था कि कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होंगे, कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस होंगे। सो फ्रीडम ऑफ डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स, ये कलेक्टिव है क्योंकि ऑब्वियसली सब एक साथ मिलकर डिबेट करोगे, अकेला कैसे डिबेट करोगे। द राइट टू रेगुलेट द इंटरनल मैटर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी कलेक्टिव है। फ्रीडम ऑफ फ्रॉम द अटेंडेंस एज विटनेस, मतलब कि अगर कहीं विटनेस के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो आप उसमें नहीं जा सकते, मतलब आपके पास फ्रीडम है नहीं जाने की। ठीक है, सो ये भी हो सकता है। अगर जाना भी है तो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन विल अलाउ यू। ठीक है, देन ओनली यू कैन गो, अदरवाइज यू डोंट हैव टू गो देयर। सो ये इंडिविजुअल प्रिविलेज है। ठीक है, ये तो एक आदमी की बात होगी ना।
द प्रिविलेज ऑफ एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द हाउस, यानी कि बाहर के लोगों को हाउस में नहीं आने देने का जो प्रिविलेज है, दैट इज ऑल्सो अ ग्रुप प्रिविलेज, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर द राज्यसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, 1952, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। नेक्स्ट है विच, सॉरी, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। गुजरात, अब ये तो याद रखने का है भाई, इसका बी आंसर है, ठीक है। किसमें कितने राज्यसभा मेंबर है, हाउ कैन यू रिमेंबर, आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना है आपको, यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, करोगे तो गलती होने के चांस है। हु इज जनरली अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर, हाँ ये अच्छा सवाल है। द स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, वो नहीं होता प्रोटेम। द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग लोकसभा, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, जो नया इलेक्टेड लोकसभा आया है उसी में से जो सबसे सीनियर मोस्ट है उसको चुना के उठा के प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है सबको ओथ दिलाना। जब सारे लोग ओथ ले लेंगे तो अब सारे के सारे मेंबर हो चुके हैं लोकसभा के, ठीक है। नाउ दे कैन वोट फॉर द स्पीकर, विदाउट मेंबर वो वोट कैसे करेंगे, ठीक है। सो वंस दे बिकम द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, नाउ दे कैन इलेक्ट द लोकसभा स्पीकर, ठीक है। सो उसके पहले जब तक लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर हैंडल्स एवरीथिंग। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाँ ये अच्छा सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन का मतलब है कि कोई पॉलिसी ऐसी है जो सरकार की, ये सब बजट की बात हो रही है, बजट में कोई ऐसी पॉलिसी है जो ऑपोजिशन को पसंद नहीं आ रहा या बाकी लोगों को, तो पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड अगर वो पास हो जाता है तो उस पॉलिसी को ड्रॉप किया जाएगा। डिमांड बी रिड्यूस टू 1, मतलब उस जो डिमांड है उसमें रुपए का, उसको 1 रुपया कर दो। अब वो क्या होगा, 1 रुपए से कुछ होगा ही नहीं, इसका मतलब पॉलिसी नहीं होगी, काम नहीं करेगी, वो पास नहीं होगा। फर्स्ट इज ट्रू। इकोनॉमिक कट मोशन, यानी यहाँ पे कि हम इस पे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते पर्टिकुलर पॉलिसी पे, तो उस पे पैसा कम कर देंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक कट, ये भी सही है। टोकन कट मोशन, बजट डिमांड भी रिड्यूस बाई ₹100। यहाँ पे इसमें टोकन कट मोशन में क्या बताया जाता है कि हम खुश नहीं है तुम्हारी बातों से तो उसमें 100 रुपए कम कर दिए। वोट ऑन अकाउंट, पार्लियामेंट्री सैंक्शन ऑफ ऑल बजटरी डिमांड्स, नहीं। ये होता है कि जब तक नया बजट पास नहीं हो जाता तब तक हमें खर्च, सरकार को खर्च करने के लिए पैसे चाहिए, तो ये होता है वोट ऑन अकाउंट, उसमें एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेते हैं ताकि खर्च किया जाएगा, ठीक है। सो ये है वोट ऑन अकाउंट, तो यही गलत है और यही पूछा है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ये सारे तो सही हैं, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग्स ऑफ बोथ हाउसेस अटॉर्नी जनरल। सिंपल, ठीक है। बोथ हाउसेस की मीटिंग कौन अटेंड कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल। सॉलिसिटर जनरल, वाइस प्रेसिडेंट क्यों भाई, सीएजी को भी ये राइट नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन, जो बिल पेंडिंग है लोकसभा में तो वो तो लैप्स हो जाएगा, दैट इज ट्रू। अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा, ये क्यों लैप्स होगा, ये तो नहीं होगा, शैल नॉट लैप्स है, तो ये बात सही है, ठीक है। सो दूसरा सही है, पहला गलत है, यानी कि बी सही है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 124। नेक्स्ट है, द एक्सपेंडिचर विच कैन बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज होता है उसके ऊपर सिर्फ डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, कोई वोटिंग नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा इज डिस्कस एंड वोटेड बाय द पार्लियामेंट, नहीं वोटिंग नहीं होगी। कैन बी डिस्कस बट इज नॉट पुट टू वोट, यस। कैन नीदर बी डिस्कस, इज डिस्कस वोटेड बाय, डिस्कस होगा, वोटिंग नहीं होगी, ठीक है। सो बी। नेक्स्ट है, इफ द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, अगर लोकसभा में बजट पास नहीं होता, इस पे काफी डिबेट भी है कि अगर लोकसभा में बजट पास नहीं होता है तो नेक्स्ट क्या। अगर बजट पास नहीं होता है तो दैट डज नॉट मीन कि सरकार गिर जाएगी। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, और सॉरी यूपीएससी सीएससी में भी पूछा गया है प्रीलिम्स में, और ये इंजीनियरिंग सर्विस में भी 2016 में पूछा गया है, ठीक है। और दोनों ही केस में आंसर इन्होंने डी दिया है, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ इट्स कैबिनेट। पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो पॉलिटी को जानते हैं दे से कि इफ द बजट इज नॉट पास्ड तो बजट दोबारा पास किया जाएगा, ठीक है। सो माय जजमेंट ऑन दिस इज वेरी लिमिटेड, दैट आई बिलीव कि अगर बजट पास नहीं होता है तो बजट विल बी रीइंट्रोड्यूस। पर एक और पॉइंट है कि अगर बजट पास नहीं होता है दैट मीन्स कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है आपकी अपनी बजट पास कराने की,
ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव द मेजोरिटी देन रिजाइन, राइट। सो ऑन दैट बेसिस यूपीएससी का आंसर इसका डी है, ठीक है। बाकी आप लोग देखना। सो नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड सीजर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इनका भी लिमिटेड फिक्स टाइम होता है, इनका भी सबका फिक्स टाइम है, बट दिस गाय हैज नो फिक्स टाइम, कभी भी हटाए जा सकते हैं, कभी भी इनको अपॉइंट किया जाता है। A bill for the purpose of creating a new state in India must be passed by, न्यू स्टेट मस्ट बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन किस लिए? जब एक ही स्टेट बनना है, एक स्टेट बनना है तो बाकी स्टेट से हमें क्या मतलब है उनके ओपिनियन से, तो ये गलत हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, 2/3 मेजोरिटी नन, सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट से नया स्टेट बन जाता है, ठीक है। A resolution passed under clause 1 of article 249 shall remain in force for a period of 1 year, ठीक है। किस लिए है ये? नेक्स्ट है, अ मनी बिल पास बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा आल्सो व्हेन एन एक्शन इज टेकन बाय द राज्यसभा विद इन 14 डेज। 14 दिन तक अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो बिल को पास मान लिया जाएगा राज्यसभा से, ठीक है। सो ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। 40 क्वेश्चन देखे हमने आज, ठीक है, काफी क्विकली, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे और वो सारे जो कॉन्सेप्ट थे हमने पिछले वीडियोस में भी कवर कवर किए थे। सो 40 क्वेश्चंस हमने देखे, दिस इज रियली रिमार्केबल। आई एम ऑल्सो हैप्पी कि काफी सारे क्वेश्चन आज किए हमने। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज ही वाले सेशन में हुआ है, ठीक है। सो विद दिस आई एम रैपिंग अप एंड आई होप कि ये सारे कुछ आपके लिए हेल्पफुल है, ये सारे अच्छी प्रैक्टिस कराएगा एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू इफ़ यू गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस। आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, साथ साथ रिवीजन में हेल्प करेगा कि किस डायरेक्शन में आपकी रिवीजन होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता चलती है यहाँ से, ठीक है। सो विद दिस आई एम रैपिंग अप, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।